नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जोन 24 में। तो गुप्त काल का जो वन लाइनर टॉपिक हमने चला रखा है, इससे संबंधित दो भागों में बांटा है हमने। तो ये भाग 2 है। इससे पूर्व हमने भाग 1 में कुछ महत्वपूर्ण गुप्त काल संबंधित विषयों पर चर्चा की थी। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले भाग 1 को देखें और भाग 2, इन दोनों भागों के द्वारा हमने गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को चर्चा की है और उनका वन लाइनर सीरीज में वर्णन किया है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए आज का वन लाइनर फॉर्मेट में वीडियो को देखते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट है कि अजंता में स्थित जो गुफाएं हैं वो किस काल सी गुप्त काल की कौन सी गुफाएं, मतलब कि जो अजंता में कुल गुफाएं हैं तो उन गुफाओं में जो गुप्त काल की गुफाएं वो कौन कौन सी हैं। तो गुफा नंबर 16 और 17 है, तो ये गुप्त काल से संबंधित है। वही नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त काल के दौरान सबसे लोकप्रिय देवता किसे माना गया। तो गुप्त काल के दौरान सबसे लोकप्रिय देवता की बात करें तो वे थे विष्णु। गुप्त काल में निर्मित बाघ की गुफाएं किस पर्वत को काटकर बनाई गई। तो ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न आता होगा कि जो बाघ की गुफाएं वो बाघों के लिए बनाएंगी। ऐसा नहीं है। जो प्राचीन समय था, आदिकालीन मानव थे, वो अपने रहने के लिए उन्होंने गुफाएं बनाई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो वहाँ से विस्थापित हो गए या कहीं और चले गए। तो उन गुफाओं में, जंगलों में आके बाघ रहने लगे, तो उनको बाघ की गुफाएं कहा जाने लगा। तो बाघ की गुफाएं जो काट कर बनाई गई तो कौन से पर्वत थे, वे थे विंध्य पर्वत। पंचतंत्र की रचना किसके द्वारा की गई। तो पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा के द्वारा की गई। नेक्स्ट देखते हैं, पंचतंत्र की भाषा, जो पंचतंत्र की भाषा थी वो कौन सी थी, मतलब कौन सी भाषा में पंचतंत्र रचित है, तो वह है संस्कृत। मंदिर निर्माण कला का जन्म कौन से काल से संबंधित है, यानी कि जो मंदिर निर्माण की कला है वह किस काल से संबंधित है, वह है गुप्त काल। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास का जो स्वर्ण युग है वह गुप्त काल को ही कहा जाता है। बाल विवाह की प्रथा का आरंभ देखें तो जो बाल विवाह की प्रथा का आरंभ है वह कहाँ से माना जाता है, तो गुप्त काल से ही संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त काल की सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाई। जो गुप्त काल की सबसे बड़ी इकाई होती वह गोप्ता या गोपला कहलाई। गुप्त काल के दौरान पुलिस विभाग के मुख्य अधिकारियों को क्या कहा जाता था, यानी कि गुप्त काल में जो पुलिस विभाग होता था उसका जो हेड होता था उसे क्या कहा जाता था, तो उसे कहा जाता था दंड पासिक। ये पसिक नहीं है, पासिक है। तो गुप्त प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी, तो जो गुप्त प्रशासन की सबसे छोटी इकाई वह ग्राम कहलाती थी। गुप्त काल में भूमि के कितने प्रकार थे, तो गुप्त काल में जो भूमि के प्रकार थे 4 प्रकार की भूमियों का वर्णन किया गया और 4 प्रकार की भूमि देखते हैं। तो पहली भूमि थी वह कौन सी थी, वह थी बास भूमि। कौन सी थी, बास, इसके आगे बास लिख लें आप। कौन सी भूमि थी, बास भूमि। तो वह बास भूमि यानी कि रहने योग्य भूमि। दूसरी थी क्षेत्र भूमि, यानी कि कृषि योग्य भूमि, वह भूमि जिस पर कृषि की जा सकती थी। पहली हो गई बास भूमि यानी कि रहने योग्य भूमि। दूसरी क्षेत्र भूमि यानी कि कृषि योग्य भूमि। तीसरी जो विभाजित थी अपृहत भूमि मतलब कि जंगली भूमि। और चौथी थी शील भूमि, यानी कि वह भूमि जिस पर खेती नहीं की जा सकती है, खेती अयोग्य भूमि है। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त काल में साधारण पुलिस कर्मचारी को क्या कहा जाता था। तो गुप्त काल में जो साधारण पुलिस कर्मचारी थे उनको क्या कहा जाता था, तो उन्हें जाट और भाट कहा जाता था। शिव तथा पार्वती की एक साथ मूर्तियों का निर्माण किस काल से प्राप्त हुआ था, मतलब कि शिव और जो पार्वती की मूर्तियाँ मिली हैं वो एक साथ मिली हैं, वो किस काल से संबंधित मानी जाती, तो उसका संबंध माना जाता है गुप्त काल से। हरिशेन किसका दरबारी कवि था, तो हरिशेन गुप्त काल का दरबारी कवि था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी, तो इम्पोर्टेंट है ये। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वह कुमारगुप्त के शासनकाल के दौरान हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसके द्वारा कराया था। तो जो गिरनार पर्वत है
उस पर सुदर्शन झील है, उसका पुनरुद्धार किसके शासनकाल में करवाया था? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में करवाया था। हुड़ों का आक्रमण किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? जो हुड़ों का आक्रमण है वह स्कंदगुप्त के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। गुप्त काल के दौरान गणित को एक अलग विषय के रूप में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? गुप्त काल के दौरान तो गणित को एक विशेष और अलग विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया था। वे कौन थे? आर्यभट्ट। नेक्स्ट देखते हैं, आर्यभट्ट द्वारा किस पुस्तक में बताया गया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? तो सूर्य सिद्धांत के द्वारा आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। हितोपदेश की रचना किसके द्वारा की गई? तो हितोपदेश की रचना नारायण भट्ट के द्वारा की गई। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। लेकिन इस वीडियो से पूर्व आप गुप्त काल संबंधित भाग 1 को देखें और उसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा। थैंक यू।